कराची में एमकेएम के लीडर पर हमले के साथ ही कराची यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्मों की गिरफ्तारी अमल में आई। साथ ही साथ अंसारुल शरिया नामी एक तंजीम भी मंजर आम पे आई। इसके साथ ही मुल्क में ये डिबेट शुरू हो गई कि क्या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस सेकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिक्रूटमेंट्स कर रही हैं और इस रिक्रूटमेंट का क्या असर हो रहा है तालीमी निज़ाम पे और तालीमी माहौल पे। हमने इस हवाले से एक डिबेट कराने की कोशिश की है, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन आपके सामने पेश करने की कोशिश की है और ये आपको दिखाने की कोशिश की है कि असल में सेकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सूरत हाल है क्या, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का उसमें रोल क्या है, ये सब आप देखेंगे आज की रिपोर्ट में। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जब से कराची पुलिस और खुफिया इदारों ने कराची में आला तालीम हासिल करने वाले नौजवान अफराद की दहशतगर्दी के हवाले से तलाश शुरू की है, ये बहस एक मरतबा फिर से छिड़ गई है कि क्या आला तालीमी इदारे भी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का गढ़ बन चुके हैं और क्या दहशतगर्द तंजीमें यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में भी सरगर्म अमल हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये पर्टिकुलर जो केस है इसके अंदर 2-3 लड़कों का, वो शायद उनकी अपनी रेडिकलाइजेशन पहले हुई है, उसको हम कह सकते हैं कि सेल्फ रेडिकलाइज लोग हैं, क्योंकि जिस ग्रुप के साथ इन्होंने अपने आप को जोड़ा है वो एक रुझान की भी इक्कासी करते हैं। वो अलकायदा के साथ इंस्पायर हुए हैं और हमें पता है कि ये दौर तो दाइश का दौर कहा जाता है। तो उस दौर में अगर एक ऐसे ग्रुप के साथ अपने आप को एसोसिएट करना और कहना कि नहीं, हम अयमन ज़वाहिरी को और उसके अलकायदा के फ़लसफ़े के ऊपर या उनके नज़रियात के मुताबिक हम तब्दीली चाहते हैं, तो उसका मतलब है कि इसके ऊपर इन्होंने शायद गौर किया है, एक ख़ास थिंकिंग प्रोसेस से गुज़रे हैं और उसके बाद उन्होंने एफिलिएशन ली है। तो ये इंडिकेट करता है कि एक तो ये भी कि कुछ आइडियोलॉजीज़ की इंस्पिरेशन अभी तक है पाकिस्तान में, जिनको हम समझते हैं जिनका कोई स्कोप या फ्यूचर नहीं है, और दूसरा ये कि ये नौजवान अभी सेल्फ जो लोन वुल्फ का जो फिनोमेनन है अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। मैं यूँ कहूँगा कि ट्रेंड्स इंडिविजुअल हैं, ग्रुप की सूरत में नहीं है। ग्रुप बनाए जाते हैं बाद में। अगर आप इस सेकुलर यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं कि क्या एक एज आ सीक्वेंस चल रहा है, एज अ ट्रेंड चल रहा है, या आइसोलेटेड इवेंट है, मैं इसको भी, और उससे पहले जो सफूरा गोट वाला वाक़या था, क्योंकि उसमें भी एक बहुत पढ़ा लिखा नौजवान इन्वॉल्व था, तो मैं यूँ कहूँगा कि है वो भी आइसोलेटेड था, वो ये भी आइसोलेटेड है, लेकिन किसी न किसी ग्रुप का ये लोग हिस्सा बन जाते हैं। अब उसकी वजूहत क्या है उसको भी साथ साथ देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये यूँ कहूँ कि ये इंसिडेंट बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले हम मदरसों की तरफ नज़र उठा कर देखते थे कि अगर एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म इस सोसाइटी में फैल रहा है तो इसकी शायद सोल रीज़न जो है तो मदरसा एजुकेशन है या फिर वो पुराना ट्रेडिशनल मुल्ला है। लेकिन सेकुलर स्टूडेंट्स और बड़े बाज़ ऐसे हैं कि वेल टू डू फैमिलीज से भी हैं, जब उनका इस ट्रेंड की तरफ आ जाना वो एक लम्हा फ़िक्रिया भी है इस कौम के लिए और निज़ाम तालीम के लिए भी। बहरहाल चूँकि मैं फोकस अगर आपको जवाब दूँ तो ये आइसोलेटेड इवेंट्स हैं और आइसोलेटेड इवेंट्स ही रहेंगे। यूनिवर्सिटियाँ जो आपकी सेकुलर हैं, चूँकि मैं बाज़ात ख़ुद 2 यूनिवर्सिटियों से डायरेक्टली एसोसिएटेड रहा हूँ और कराची यूनिवर्सिटी का मैं पढ़ा भी हूँ। कराची यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट से मैंने PhD किया है और वहीं की एक डिपार्टमेंट जो है वो एरिया स्टडी सेंटर फॉर यूरोप है, तो वहाँ काफ़ी हद तक मैंने तालीम हासिल की। लेकिन कहीं भी मुझे उस हिसाब से ऐसा ट्रेंड नज़र नहीं आया कि कुल के स्टूडेंट किसी ऐसी एक्सट्रीमिज़म या टेररिज्म का हिस्सा बने। बहरहाल गुजारिश ये है कि चूँकि ओवरऑल यूनिवर्सिटी के लोग तो हैं, लेकिन ये भी हमें याद रखना है कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ इस पाकिस्तानी सोसाइटी का भी हिस्सा है। लेकिन उस पाकिस्तानी सोसाइटी के साथ साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे जो एक एलिमेंट है डिस्क्रिमिनेशन का, शायद वो एक बड़ा डोमिनेट है। और पढ़े लिखे लोग, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं 2 चीज़ों का शिकार होते हैं। यह तो पढ़ाई तो अपनी तरफ, बट उनको एक वो आइसोलेशन तो है शायद इकानमी के हवाले से, फाइनेंसिस मैनेज करने के हवाले से,
एक डिप्रीविएशन फील करते हैं। फिर दूसरी बड़ी चीज़ क्या होती है कि पढ़ने लिखने के बाद या फिर साथ साथ जॉब की तलाश अगर होती है तो उनको जब वो फील्ड नहीं मिलती, उनको रोज़गार नहीं मिलते, तो शायद ये एक ईजी वे पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी बड़ी चीज़ ये है, इस इकोनॉमिक डिप्रीविएशन या सोशल डिप्रीविएशन के अलावा वो मैं समझता हूँ कि आइडियोलॉजिकल बेसिस भी है। अब आइडियोलॉजिकल बेसिस में आपको कहूँ कि आइडियोलॉजिकल बेसिस का पनपना कहाँ से है, उसकी बेस भी जाके इकानमी से निकलती है। क्योंकि प्योरली सारे लोग ओसामा बिन लादेन या अहमद ज़वाहिरी नहीं बनते, वो एक ज़ाहिर है किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। यहाँ से लोग जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उनके इंडिविजुअल रीजन्स होती हैं, उनके इंडिविजुअल रीजन्स को वो जो आइसोलेशंस हैं या डिप्रीविएशन है, मैं समझता हूँ कि कुछ ग्रुप्स जो हैं वो आसानी से फिर उनको इस्तेमाल करते हैं। और वो इस्तेमाल जो यूजेज है वो एट टाइम बड़ा, जिसको कहें कि गलत यूजेज है, जो हाल ही में जिन लोगों की तरफ आपने इशारा किया या उससे पहले सफूरा गोट वाला ग्रुप था। जी, ये पिछले 4-5 साल से इसको मॉनिटर किया जा रहा है। मैं ख़ुद भी कर रहा हूँ, चूँकि मैं ख़ुद भी बहुत 3-4 सेकुलर अदारों में पढ़ाता रहा हूँ और मैंने बाकायदा तौर पे महसूस किया है कि ये इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी का अंसर जो है ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और सरायत कर चुका है, जिसको काउंटर करने के लिए ना तो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशंस और ना ही स्टेट किसी भी लेवल पे किसी तरह के इक़दाम कर रही हैं। इस अमर के कभी शवाहिद मौजूद हैं कि गुज़श्ता दहाई के दौरान मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी में आला तालीम याफ्ता अफराद मुलव्वस थे। ये अफराद नज़रियाती तौर पर और मुल्की और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल से मुतासर होकर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की तरफ राग़िब हुए। देखिए, मेरा इस पे जो नज़रिया है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है दूसरे तज्ज़िया निगारों से। पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी जो है वो एक प्लान के तहत 1979 में स्टार्ट की गई। ये माइंडसेट जो है और ये जो नरेटिव है ये कोई 1 साल 2 साल का नहीं है, ये दहाइयों पे महित है। और इस नैरेटिव को कायम करने के लिए कंसोर्शियम बना था पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका का, जिसके लिए बाकायदा फंडिंग की गई थी। यहाँ तक कि मतलब ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि जो जिहादी लिटरेचर था वो भी मुफ्तियान कराम जो कि अमेरिका में बैठे होते थे, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में छपता था और वहाँ से यहाँ लाया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं कि पेशावर के इलाके में 1 साल के अंदर अंदर जो है वो तकरीबन 400 के करीब जो है वो माउथ पीसेस, जिसमें पीरियडिकल्स, वीकलीज़, डेलीज़ और मंथलीज़ जिहादी तंजीमों के लिए शाया होने शुरू हो गए। तो वो बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से इस पूरे मुआशरे को इंतहा पसंद नैरेटिव दिया गया। अब इसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तानी स्टेट में, अकेले पाकिस्तानी स्टेट में सलाहियत मौजूद नहीं है। ये बात ठीक है कि हमने दहशतगर्दी की जंग में बहुत सारी कामयाबियां हासिल की, लेकिन हम ना तो इरेडिकेट कर सके हैं ना ही रोक सके हैं। अब इस शिद्दत पसंदी को ख़त्म करने के लिए वो एफ़र्ट्स जो हमने 1979 में स्टार्ट की थी उसको ना दोगुना और 3 गुना ज़्यादा बढ़ा के अगर किया जाए तो शायद हम इस मुआशरे से शिद्दत पसंदी ख़त्म कर सकें। बाद माहिरीन के मुताबिक ये कोई नया रुझान नहीं है और ना ही ये कहना दुरुस्त होगा कि आला तालीम याफ्ता अफराद एक बड़ी तादाद में इंतहा पसंदी की तरफ राग़िब हो रहे हैं। बाज़ आला तालीम याफ्ता अफराद का इंतहा पसंदी की तरफ राग़िब होना एक हकीकत है, लेकिन इनकी तादाद ज़्यादा नहीं है। तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। जितनी स्टडीज़ हुई हैं पाकिस्तान के अंदर भी, आपके इल्म में होगा कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कराची ने भी एक रिपोर्ट शाया की थी कि 500 जो मिलिटेंट्स उन्होंने पकड़े अभी तक, तो उनके सर्वे के ऊपर मबनी रिपोर्ट, और उसमें भी यही अदाद-ओ-शुमार नज़र आते हैं कि तकरीबन कोई 27% जो है वो उनका बैकग्राउंड जो है यूनिवर्सिटीज़ का है या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस का है। तकरीबन जो 40% हैं उनका रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ उनकी एफिलिएशन है। लेकिन एक ख़ास जो रेशो है जो पहले भी थी ज़्यादा और अभी भी वो बरकरार है, वो लोग हैं जो मैट्रिक या मैट्रिक से पहले या बेरोज़गार हैं। वो असल में फुट सोल्जर्स जो हैं वहाँ से ज़्यादा आते हैं।
पहले भी वहीं से आते थे, अभी भी वहीं से आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तबका वही है। जो मदरसा बैकग्राउंड से आते हैं वो उनका एक ख़ास ज़हनी पर्सपेक्टिव है। जो आम फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आते हैं उनके अंदर शायद लीडरशिप की सलाहियतें ज़्यादा हैं, तो इसलिए शायद वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो ये इसका तो जो रुझानात हैं, इसके जो ट्रेंड्स हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है कि अगर कराची यूनिवर्सिटी से या कराची के इंजीनियरिंग के कॉलेजेस से कुछ नौजवान जो हैं अस्करी ग्रुप्स के अंदर चले गए। नई बात तो ये होती है कि कोई नया दहशतगर्द ग्रुप तो नहीं आ रहा, अगर वो आया है तो किस किस्म की के नए स्लोगन्स, नैरेटिव्स लेके आया है जो अट्रैक्ट कर सकते हैं यूथ को अपनी तरफ, और वो इक्वली इंस्पायर कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जो क्लास के जो नौजवान हैं उनको कर रहे होते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है मेरे नज़दीक, बजाय इसके कि सिर्फ उसको हम फोकस करें कि सिर्फ ये शायद अब एक नया और कोई रुझान आ रहा है और कोई ऐसी चीज़ कोई कैंपसेस के अंदर हो गई है कि नौजवानों के अंदर कि वो खुद ब खुद ही राग़िब होना शुरू हो गए दहशतगर्दी की तरफ। जी बिल्कुल, इज्तिमाई तौर पर कहें या इंडिविजुअली हर शिद्दत पसंद तंजीम जो है वो उनकी कोशिश है, चूँकि जो नौउम्र लड़के और लड़कियां होती हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करना आसान होता है, उन्हें ब्रेन वॉश करना आसान होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पढ़े लिखे लड़कों या लड़कियों को टारगेट करेंगे तो उनमें ये ताकत होती है, उनका हल्का अहबाब वसी होता है और उनमें कन्विंसिंग पावर ज़्यादा होती है। तो एक बेहतर टूल के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं अपना एजेंडा की नशर व अशात के लिए। तो बहुत सारी जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनके ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी उनके यूनिट्स खुल चुके हैं जो अंडर हैंड काम करते हैं, और ये ढकी छुपी बात नहीं। पाकिस्तानी रियासत की तरफ से आला तालीम याफ्ता अफराद को इंतहा पसंदी के रास्ते पर डालने की पहली कोशिश 1979 में हुई, जब कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्मों को जिहाद के लिए अफगानिस्तान भेजा गया। इसके लिए थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और हम जाएंगे अफ़गान जिहाद की तरफ 1979 में, जब हमारी जो मेजर जो हमारी चूँकि स्टेट पॉलिसी थी वहाँ पे जिहाद करना, तो हमारे जो मेजर स्ट्रेंथ थी उन जिहादी ग्रुप्स की वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लड़कों से ही ली गई थी। और मैं चूँकि उस वक्त ख़ुद भी कॉलेज में था और मैंने ख़ुद भी अपने कई जो है दोस्त लूज़ किए, तो ये कोई पहली नौयत का वाक़या नहीं है। उस वक्त ये जिहाद था। अब चूँकि जब जिहाद ख़त्म हो गया उसके बाद मुख्तलिफ इंतहा पसंद और दहशतगर्द तंजीमों ने अपना एजेंडा मुसल्लत करने की कोशिश की है माशरे में, तो वो इसी तरह के लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है। इस हवाले से हमें बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं। रिसेंटली आपको याद होगा जाम शोरों से नौरीन लगारी नामी खातून जो है लड़की, वो आई और उसने दाइश को ज्वाइन किया। प्रेडी लाइन अटैक जो रावलपिंडी में हुआ था, मस्जिद में, आर्मी का इलाका था और मस्जिद में, वहाँ पे जो मुल्ज़मान पकड़े गए थे वो भी आला और सेकुलर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट थे। और ये सिलसिला अब तक जारी है। अब इंतहा पसंद तंजीमें बराह रास्त तालीमी इदारों में अपना काम कर रही हैं। देखिए, रिक्रूटमेंट करते हैं। अगर आप इसी ग्रुप की तरफ देखें जिसकी तरफ आपने इशारा किया, ये हालिया जो ग्रुप है, इन लोगों ने ज़ाहिर अपने दोस्त तो बनाए ना, अपने और कोलीग्स बनाए। अब दो चीज़ें होती हैं, कुछ ये देखते हैं कि कौन से लोग हैं जो आसानी से इनकी बातों में, या फिर इनके पीछे भी जो कोई नेटवर्क होता है उनकी बातों में क्या फाइनेंसिस के बेस पे आएंगे या आइडियोलॉजिकल बेस पे आएंगे। वो दोनों तरह से कोशिश करते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन का एलिमेंट रखें। याद रखें कि ये सारा सिस्टम एक एक्सप्लॉइटेशन का हिस्सा होता है और वो इंटरनेशनल पावर प्ले होता है, वहाँ भी एक काज और इफेक्ट पैदा किया जाता है। हमेशा जो डिप्राइव्ड सोसाइटीज़ या डिप्राइव्ड लोग होते हैं उनको जाके कोशिश की जाती है कि उनकी जो डेप्रिविएशंस हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, और वो फिर किसी न किसी मुल्की लेवल पे या रीजनल लेवल पे एक हिस्सा बनते हैं। ये लोग भी जब खुद किसी चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर ये उन स्टूडेंट्स के तलाश में होते हैं जो कि इनके स्कूल ऑफ थाट्स को, हाँ वो डिप्राइव्ड कबीले से तल्लक रखता हो या फिर अदरवाइज आइडियोलॉजिकल कुछ इस तरह के ट्रेंड्स रखता हो, क्योंकि वो ट्रेंड्स तलाश करते हैं कि ट्रेंड क्या है, तो वो ट्रेंड फिर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा रिक्रूटमेंट्स का एलिमेंट भी होता है।
आला तालीमी इदारों में पढ़ने वाले नौजवान एक मुख्तलिफ तरीके से भी दहशतगर्दी में मुलव्वस पाए गए हैं। इस तरीके को मगरब में लोन वुल्फ के नाम से याद किया जाता है। इस तरीक़ाकार के मुताबिक आला तालीम याफ्ता अफराद इनफरादी तौर पर दहशतगर्दी के इक़दाम करते हैं और इस हवाले से वो किसी भी मुल्की और बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम से राब्ते में नहीं होते। क्या ये लोन वुल्फ पाकिस्तानी माशरे के लिए बड़ा ख़तरा है, बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट पोज करते हैं? वो लोन वुल्फ वो अकेले ऑपरेट करते हैं, किसी तंजीम के मदद के बगैर ऑपरेट करते हैं, या वो वेल फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ख़तरा है, बड़ी सिक्योरिटी पोज करते हैं? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है, लेकिन ये बात वसूख से कही जा सकती है कि बाज़ औक़ात ये लोन वुल्फ बड़ी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रवाबत कायम कर लेते हैं और बहुत डेडली बन जाते हैं। बिल्कुल इधर है और इसके खासे शवाहिद रहे हैं और इसके ऊपर खासा काम भी हुआ कि ये तीसरी नस्ल के अस्करियत पसंद हैं, जिनकी ख़ास एक साइबर स्पेसेस में एक तरबियत होती है, उनका ख़ास एक नफ्सियाती उनका एक स्ट्रक्चर है, उसी साख्त के कुछ लोग शायद उनके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, एक ख़ास माहौल के अंदर वो उसमें टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर ऐसे केसेस वक्तन फ़वक्तन सामने आते रहे हैं। ये जो सऊद अज़ीज़ का जो केस था, बाद में जो उसकी कनेक्टिविटी बनी, या कराची से कुछ लोग पकड़े गए जो सीरिया जाने की कोशिश कर रहे थे, उस किस्म की मिसालें हैं। पंजाब के अंदर आपको याद होगा ख़ास तौर के ऊपर परेड लेन का जो टेररिस्ट अटैक था, बुनियादी तौर के ऊपर ये वो लोग थे कि पहले एक ख़ुद उन्होंने बैठ के थिंकिंग की और उसके बाद उन्होंने जाके अल-कायदा से और बाकी ग्रुपों के साथ कनेक्ट हुए। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी रहा है फिनोमेनन और वहाँ पे भी रहा है। पाकिस्तान में सहूलत ये होती है कि यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी अस्करियत पसंदी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जो लोन वुल्फ भी हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं उसके साथ जाके। वेस्ट के अंदर शायद उनको ये ख़ासा टाइम लगता है, कुछ मराहिल हैं जिसके बाद जाके उनकी कनेक्टिविटी बनती है तंजीमों के साथ, और कई सूरतों के अंदर कि उनकी कनेक्टिविटी के बग़ैर ही शायद वो इंस्पिरेशन के ऊपर और सिर्फ वो बग़ैर किसी बहुत बड़ी तरबियत के वो बहुत सारे एक्ट जो दहशत गर्दी के कर लेते हैं। तो पाकिस्तान का सूरत हाल इस हवाले से डिफरेंट। अगर रिसेंटली कुछ वाक़यात ना होते तो शायद मैं ये ना कह पाता, लेकिन मैं अब ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में लोन वुल्फ की, पाकिस्तानी मुआशरे में लोन वुल्फ की इस्तिलाह इस्तेमाल की जा सकती है, चूँकि बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसमें इंटरनेट के ज़रिए या कोई यूट्यूब पे वीडियो देख के कोई नौजवान लड़का या लड़की जो किसी सेकुलर स्कूल में पढ़ रहा है वो मुतासिर हुआ और उसने अपना एजेंडा खुद ही नाफिज करने की कोशिश की। उसके लिए उसे असिस्टेंस ज़रूर, राब्ता उसने ज़रूर किया इंतहा पसंद तंजीमों से, लेकिन उसका एजेंडा जो है वो अपने तई ही उसने नाफिज करने की कोशिश की। इसलिए ये इस्तिलाह पाकिस्तान में इस्तेमाल की जा सकती है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक असल ख़तरा दहशत गर्दी की तरफ माइल आला तालीम याफ्ता अफराद नहीं हैं, बल्कि मुल्की और बैनुल अक़वामी दहशत गर्द तंजीमें हैं, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुक्काम का फोकस इनसे नहीं हटना चाहिए। पहले तो दहशत गर्दी तो एक का फोकस पूरा जो है सिक्योरिटी का होना चाहिए, और सिक्योरिटी इदारों को सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए कि नेचर क्या है, थ्रेट कैसे इवॉल्व होती है, को कहाँ पे किस तरीके से आपने उसको ख़त्म करना है। अब जो इंतहा पसंदी का थ्रेट है, अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को उससे बिल्कुल अलग रखना चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म अहदाफ रियासत के होने चाहिए, जिसमें हाँ हम जो यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की जो राय साजी करने वाले रवायती गैर रवायती इदारे हैं, हम उनको शामिल कर सकते हैं। तो इंतहा पसंदी का जो रद्द अमल जो है वो सोसाइटी की तरफ से और रियासत की
तरफ से आना चाहिए, और ख़ास तौर पे उन इदारों की तरफ से जो तरबियत के शोबे से हैं, जो राय साजी के शोबे से हैं। इस शोबे को हमें बिल्कुल अलग रखना है सिक्योरिटी से और दहशतगर्दी से। अब मसला यही रहा है कि कुछ अरसे के बाद जब आपकी कुछ कामयाबी होती है दहशतगर्दी के फ्रंट के ऊपर, तो सिक्योरिटी इदारे अपने अहदाफ को वसी करना शुरू कर देते हैं। वो शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी जैसी चीज़ों, उससे वो उनका काम नहीं है, और ओरिजिनल फोकस से भी वो आहिस्ता आहिस्ता वो हटना शुरू हो जाते हैं, और उससे खासा फिर मसाइल पैदा होते हैं। हमें फिर पता चलता है कि जी यहाँ मिसिंग पर्सनस के वाक़यात बढ़ना शुरू हो गए। यहाँ पे वो एक्टिविस्ट जो थोड़ी सी आज़ादी की बात करते हैं, इज़हार आज़ादी के ऊपर यकीन रखते हैं, या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो उनको अपनी लपेट के अंदर लेना शुरू कर देते हैं, चूँकि उनका पूरा थ्रेट परसेप्शन और तरह की है, और जो एक्सट्रीमिज़म की थ्रेट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की है। उसको बेहतर तरीके से परसीव जो है वो दानिश्वर कर सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स कर सकते हैं, राय बनाने वाले इदारे कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए सिक्योरिटी इदारों की। जहाँ तक आला तालीम याफ्ता अफराद का ताल्लुक है, वो बड़े पैमाने पर मुआशी बदहाली और बेरोज़गारी का शिकार हैं, जिसकी वजह से वो इंतहा पसंदी की तरफ माइल हो सकते हैं। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना, मैं ख़ास करके आपसे कहूँ कि ये फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है जहाँ आपकी डिप्रिविएशंस हो, जॉबलेसनेस हो, या फिर कुछ ऐसी रीजंस हो जहाँ कोई स्टूडेंट आइसोलेशन का शिकार हो जाए या किसी भी नेटवर्क का हिस्सा बन जाए, तो उस सारी चीज़ के पीछे कोई ना कोई सोशल रीज़न तो होती है। सोशल जस्टिस का नाम फ्राहम किया जाना, या फिर तालीम हासिल कर लें, तो तालीम हासिल करने के बाद उनको जॉब के हवाले से कोई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र ना आ रही हो, तो ये चूँकि इजी काम है कि टेररिस्ट पैसे भी काफ़ी देते हैं। जो इंटरनेशनली ये जो ग्लोबली नेटवर्क चल रहे हैं, वो तालिबान की सूरत में है या मज़ीद बेशुमार ISIS की सूरत में, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पे बेशुमार ऐसे इदारे, ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं गर्दिश कर रहे हैं, तो वो उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। बच्चों को थोड़ी सी डेप्रिविएशन देखते हैं तो वो कर लें। यहाँ फिर मैं समझता हूँ कि रियासत की ज़िम्मेदारी आती है। सबसे पहले तो यह है कि रियासत इस काबिल हो कि जो स्टूडेंट हर साल पास आउट हो रहे हों, उनके लिए कुछ परसेंटेज के हिसाब से जॉब्स में कोटा रखा जाए, और वो जॉब्स मेरिट बेस बनाई जाए, ना कि पॉलिटिकल बेस बनाई जाए, पॉलिटिकल लिंकेज या पार्टी बेस बनाई जाए। जब ये चीज़ें होंगी, जब मेरिट पे एतमाद होगा इस नौजवान का, तो नौजवान फिर मैं समझता हूँ कि फिर उसकी तरफ नहीं जाएगा जो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। लिहाजा रियासत का ज़िम्मेदारी तो कलीदी है। उसके बाद जो चीज़ आपने फरमाई कि सोसाइटी के हवाले से अगर हम कोई बातचीत करें कि इन लोगों को कहाँ रहना चाहिए, तो देखें सोसाइटी में, क्या वो शहरी हो या फिर देहाती इलाके के लोग हों, तो उन स्टूडेंट्स को, उन लोगों को जो देखें कि कहीं अपने आप को आइसोलेटेड एक ग्रुप की फॉर्म में कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहे हैं, बाकी सोसाइटी या बाकी रिश्तेदारों का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, या बाकी कोलीग्स का या किसी भी गैदरिंग का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, और अपना एक अलग व्यू पॉइंट रखते हैं, तो उन पर यकीनन नज़र रखी जाए, बजाय ये कि उनको सिक्योरिटी इदारों के हवाले किए जाए। मैं समझता हूँ कि उनको दूसरे तरीके से, जिसमें मैं कहूँ कि एक बातचीत के थ्रू, एक कलाम के थ्रू उन लोगों को रिफॉर्म किया जाए, इससे पहले कि वो इतने हार्डन्ड हो जाएं कि कल टेररिज्म की सूरत में या टेररिस्ट की सूरत में सामने आए। आफ्टर ऑल बेशुमार टेररिस्ट आपने देखे हैं जो इंतहाई पढ़े लिखे भी थे, और वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या इसी तरह के बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। एमएनएल ज़वाहिरी जो है, आफ्टर ऑल अगर आप देखें तो वो भी तो एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, और उसकी भी ज़िंदगी इसी तरह गुजरी। और बेशुमार प्रोफेसर हजरात जो हैं, या फिर स्टूडेंट्स में बड़े नामी ग्रामी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस नेटवर्क का हिस्सा बने। तो इससे पहले कि वो लोग एक वो जो रेड लाइन है वो क्रॉस कर जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि रियासत के इदारों को, और ख़ास करके मैं कहूँ कि सोसाइटी को अपना हिस्सा अदा करना पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल में सिक्योरिटी इदारों की तरफ से तालीमी इदारों में आज़ादियों को ख़त्म करने की कोशिश तालीमी माहौल के लिए ख़तरनाक हो सकती है। देखिए, ये इस थ्रेट तो अस्करी ग्रुप है बुनियादी तौर के ऊपर, उससे तवज्जो नहीं हटनी चाहिए। वो दहशतगर्द ग्रुप
खा वो फ़िरका वाराना है, गैर फ़िरका वाराना है, खा उनका ग्लोबल एजेंडा है या रीजनल एजेंडा है, उनको फोकस करना पड़ेगा। उनको वो ह्यूमन रिसोर्स कहीं से भी मिल सकता है, वो कॉलेज से भी मिल सकता है, मदरसे से भी मिल सकता है, जैसे हमने ज़िक्र किया कि उनको गली से भी मिल सकता है जो बेरोज़गार लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का मसला नहीं है पाकिस्तान में भी और अफ़गानिस्तान के अंदर भी। तो इसलिए फ़ोकस को शिफ्ट नहीं करना। फिर फ़ोकस को शिफ्ट करने से होगा कि आप कैंपस के अंदर एक ख़ास किस्म का जो हमारे सिक्योरिटी के इदारों का मिजाज है, ख़ास किस्म की सर्वेलेंस बनाएंगे, वहाँ के तालीम व माहौल को ख़राब करेंगे, वहाँ पे जो पहले ही आज़ादियाँ हैं उसको आप ख़त्म करेंगे और इससे फ़ायदा अस्करी ग्रुपों का ही होगा, जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप उनको कुछ ग्रुप्स को रोक भी देंगे दाखिले से तो उनके पास तो कई तरीके हैं, वो तो अपने रिक्रूटमेंट के पैटर्न्स मुसलसल चेंज करते रहते हैं। वो हमारे इल्म में है कि पहले किस तरीके से करते थे और फिर अब साइबर स्पेसेस में इतनी इनोवेशंस आ गई हैं, तो वो ख़तरा तो वहाँ पर रहेगा। इसलिए ख़तरे के ऊपर से जो फोकस है वो बिल्कुल नहीं हटना चाहिए और इसको डिबेट को गलत सिमत में नहीं लेके जाना चाहिए कि कोई ख़ास कोई एक मिजाज, कोई एक ऐसा वायरस आ गया है शायद यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जिसने अपने तौर के ऊपर दहशतगर्द पैदा शुरू कर दिए और वो जाके ग्रुप्स के अंदर जाके जोक दर जोक जाके शामिल होना शुरू हो गए। देखिए, मैं पीछे जो कि एक बातचीत चली जिस पे सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब जो चेयरमैन सेनेट भी हैं, तो उन्होंने बड़ा रिएक्ट किया कि क्या सिक्योरिटी के इदारों को, रियासती इदारों को ये इजाज़त होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का बायोडाटा लें और उनकी वो जो सिक्योरिटी क्लियरेंस या इस तरह की चीज़ें करें। मेरी गुजारिश ये है कि ये चीज़ उससे रोकथाम नहीं होगी, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि शायद इससे कुछ चीज़ें बढ़ें। वजह ये है कि ये मैंने आपको कहा ना कि कुछ ट्रेंड्स तो पाए जाते हैं। वो कहते हैं कि मोहब्बत में कुछ जिनों के आसार होते हैं और कुछ लोग दीवाना बना देते हैं। जब अगर इनको रिएक्शनरी करेंगे तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। अब रोल क्या आज तक कोई सिक्योरिटी इदारों का है या नहीं है, मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसा रोल हो, लेकिन यकीनन अगर रोल है तो यूनिवर्सिटी की अपनी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन का है, अपने सिक्योरिटी का जो उनका अपना सेटअप होता है उनका रोल यकीनन है। और वो जो सिक्योरिटी का ऑपरेटर्स होता है, वो मैंने देखा है बाज़ यूनिवर्सिटियों में कि जब भी कोई स्टूडेंट इस हिसाब से कोई बागियाना रवश इख्तियार करता है तो वो उसको या तो उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से सस्पेंड कर देते हैं या फिर रिमाइंडर के तौर पे, वार्निंग्स के तौर पे उनके पेरेंट्स को या जो उनके बाकी नेक्स्ट ऑफ किन्स होते हैं उनको यकीनन आगाह करते हैं। लेकिन अगर ट्रेंड इस हद तक बिगड़ जाए तो कुछ यूनिवर्सिटियाँ तो एक्सट्रीम पे चली जाती हैं कि उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती और उस स्टूडेंट को निकाल देती हैं। अब दूसरी चीज़ जो है, आपके क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या सिक्योरिटी इदारों को इसमें एक्सेस होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी इदारे या इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इतनी नहीं हैं और ना ही उनकी इफ़ेक्टिवनेस इतनी होगी, क्योंकि कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। और ये लोग ज़ाहिर है ओपनली तो ये काम नहीं करते, ये अपने घरों में, अपने जो आपने देखा कि इनके जो हॉस्टल्स होते हैं उनमें ये चीज़ें पनपती रहती हैं। और वो वेपन का कल्चर है, माजी में भी आपने देखा कि बड़ी बड़ी नामवर यूनिवर्सिटियों में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटियाँ दो काम करें। एक तो जो उस्ताद हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी तालीम में इतनी, उनकी बातचीत में, उनके लेक्चर्स में इतनी चाशनी होनी चाहिए कि एजुकेशन को वाकई सेकुलर बनाएं। क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप मज़हब को भी देखें तो मज़हब भी आपका कहीं फैनेटिज़म की तरफ या फंडामेंटलिज्म की तरफ तो नहीं धकेलता, वो तो एक दरमियाने रास्ते की तरफ आपको बताता है। तो वही रास्ता इख्तियार करते हुए जो कि सोसाइटी के लिए और मुल्क के लिए यूज़फुल होना चाहिए, उसकी तरफ भी तालीम दें। एक तो जो किताब में लिखा हुआ है वो तो स्टूडेंट पढ़ता है और स्टूडेंट को यकीनन टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन उससे हट के जो सबसे अहम चीज़ आज हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ज़रूरत है वो तालीम याफ्ता जो टीचर्स हैं उनका अपना एक तो माइंडसेट बड़ा क्लियर होना चाहिए, और दूसरा ये है कि उनकी तालीम और तरबियत उस लेक्चर से हट के लोगों के नाम्स की तरफ, बच्चों के मैनर्स की तरफ, बच्चों का जो एक सोशल ट्रेंड है उसकी तरफ, और ख़ास करके रिफॉर्म्स की तरफ होना चाहिए। और बच्चों में ये ट्रेंड पैदा करें या नौजवानों में ये ट्रेंड पैदा करें कि उन्होंने पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का कल बेहतरीन शहरी कैसे बनना है, उसकी उस शहरी होने के हिसाब से क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उस मुल्क का शहरी होना, उस मुल्क का बाशिंदा होना, उसके हिसाब से क्या जिम्मेदारियाँ हैं, क्या वो मुल्क के अंदर हों या कल मुल्क के हिसाब से मुल्क से बाहर अगर चले जाते हैं तो वहाँ भी उन्होंने क्या रोल अदा करना है। मैं समझता हूँ कि एसातिज़ा का रोल, प्रोफेसर और टीचर का रोल
बड़ा कलीदी है। अगर वो सही मानों में ये रोल अदा करें, मैं नहीं समझता हूँ कि अनटिल अनलेस कोई आदमी बहुत ज़्यादा बिगड़ाव का शिकार हो तो स्टूडेंट्स को इस रास्ते को इख्तियार करेंगे। फिर दूसरी चीज़, साथ साथ हर यूनिवर्सिटी में अपना एक सिक्योरिटी का एक डिवीजन होता है, सिक्योरिटी की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। उन लोगों को भी चाहिए कि नज़र ज़रूर रखें कि कहीं कोई ऐसी गैदरिंग या ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है जहाँ इस तरह की चीज़ें प्लान की जा रही हूँ, ख़ास करके जो ओवर तरीके से। ओवर तरीके से तो आपको पता है कोई किसी को चेक नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे इनफरादी आज़ादियाँ बहुत अहम हैं और किसी सूरत भी उनको वायलेट करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को रिक्रूटमेंट की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए जहां मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे रिक्रूटमेंट कर सकें। किसी भी माशरे के लिए ये परेशान कुन सूरत हाल होगी कि इसके आला तालीम याफ्ता अफराद इंतहा पसंदी या दहशत गर्दी की तरफ राग़िब हो जाएँ। माशरे को बहैसियत मजमूई इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। स्टेट की हार्ड पावर के साथ साथ सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं किसी भी सोसाइटी को और उसके यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपसेस को इंतहा पसंदी से दूर रखने में। इस हवाले से हमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और नए ख़यालात दोनों की ही अशद ज़रूरत है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।